student, welcome to the 17th lecture from CBSE Class 12 Chemistry Solid State. This lecture is brought to you by Reaction Tube by Shangumitra Chakravarti. आज हम Solid State chapter में exercise में जितने भी problems है उसको discuss करेंगे और previous concept पे base पे जो text के question left out थे उसको भी solve करेंगे. इसलिए बने रहिए वीडियो के साथ आखिर तक ताकि आपके exercise के सारे problems के base जितने भी doubts थे वो clear हो जाए. बट बिफोर दैट चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आई बटन को क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर्स के प्लेलिस्ट को जरूर एक बार देख लीजिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक्स अवेलेबल है. लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज इन टेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड. जब सॉलिड को हीट करते हैं तब क्या होता है, तो उसके लिए पहले हम एक क्रिस्टल बना लेते हैं जिसके लैटिस पॉइंट को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है. नाउ आई एम अप्लाइंग हीट. हीट देने से क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपना ये जो लैटिस पोजीशन है इसको छोड़ के बाहर निकल जाएगा. एज ए रिजल्ट यहाँ पे जो लैटिस पॉइंट था वो वैकेंट हो जाएगा. इससे जो मेरा डिफेक्ट अराइज हो रहा है उसको क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट. और इस डिफेक्ट के वजह से कौन से कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे. जो पहला और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डिक्रीज इन डेंसिटी. ओके, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन. उसी के साथ दूसरा वाला भी है. नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय ZNS. ZNS दिखाता है फ्रैंकल डिफेक्ट एंड AGBR दिखाता है फ्रैंकल एज वेल एज स्कॉट की डिफेक्ट. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों ही डिफेक्ट दिखाता है. नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ वैकेंसीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन एन आयनिक सॉलिड व्हेन अ कैटायन ऑफ हायर वैलेंसी इज एडेड एज एन इम्प्योरिटी इन इट. इसके लिए याद कीजिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट जहां पे हम मोल्टेन NaCl का यूज करते थे और इसमें हम फ्यूज कर देते थे स्ट्रोंशियम क्लोराइड को. अब देखिए स्ट्रोंशियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम का वैलेंसी है +2 और NaCl में है सोडियम का +1. तो दो सोडियम अगर हम निकालते हैं तो उसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक ही स्ट्रोंशियम काफी होता है. बट फिर भी दो लैटिस पॉइंट जो खाली होती है उसमें सिर्फ एक ही भर पाती है और एक खाली रह जाती है. सो इस तरीके से ये इम्प्योरिटी इसमें ऐड होता है. नेक्स्ट इज ionic solid which have anionic vacancies due to metal excess defect. Okay, metal excess defect देखिए इसमें क्या होता है, हमें कलर देखने को मिलता है तो ये हमें एग्जाम्पल के साथ समझाना है. तो इसके लिए याद कीजिए जब हम सोडियम के वेपर्स यानी कि सॉलिड सोडियम को हीट करके वेपराइज करते थे और उस वेपर्स में हम NaCl को रख देते थे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. अब ये जो वेपराइज्ड सोडियम है ये आयोनाइजेबल है यानी ये Na+ के फॉर्म में आ जाता है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके और ये अट्रैक्ट करता है एक एनायन को. तो ये एनायन अपना क्रिस्टल छोड़ के बाहर चला जाता है. अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो हमें बनाए रखनी है तो जो सोडियम आयनाइज होके इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो इलेक्ट्रॉन इस साइड को ऑक्युपाई कर लेता है यानी एनायनिक साइड को इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर लेता है और उसी साइड को हम क्या कहते हैं, F सेंटर. अब इलेक्ट्रॉन जो F सेंटर में आके बैठा है वो जब एनर्जी एब्सॉर्ब करता है विजिबल लाइट से तब वो एक्साइटेड हो जाता है और एमिट करता है एज पर द रेडिएशन एक कलर. इस तरीके से हमें कलर देखने को मिलता है. नेक्स्ट, ए ग्रुप 14 एलिमेंट. अच्छा, ग्रुप 14 एलिमेंट हम ले रहे हैं जिसको कन्वर्ट करना है एन टाइप सेमीकंडक्टर डोपिंग से. अब याद कीजिए डोपिंग क्या था, डोपिंग था इम्प्योरिटी टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर. तो हम ग्रुप 15 एलिमेंट में किसको किसको यूज करते थे एज ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. यानी मेरा टारगेट है सिलिकॉन और जर्मेनियम को एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है. तो क्वेश्चन है कि आप किस ग्रुप के एलिमेंट को एज ए इम्प्योरिटी यूज करोगे. इसमें
डोपिंग करने के लिए। अब देखिए सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। यहाँ पे मेजोरिटी में चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। यानी इनके साथ हमको किसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए भेजना पड़ेगा, ग्रुप 15 के एलिमेंट के, जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 4 तो हो गए और 1 एक्स्ट्रा रह गया, तो ये बन जाएगा मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द इन टेक्स्ट क्वेश्चन, what type of substance would make better permanent magnet, ferromagnetic और ferrimagnetic? अब देखिए फेरोमैग्नेटिक कौन थे, फेरोमैग्नेटिक में एग्जांपल मैंने आपको बताया था Fe का, जिसके आउटर शेल में है 3d6 4s2 इलेक्ट्रॉन और प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन आर्गन जैसा। अब D का देखिए, इसमें पॉलिश एक्सक्लूशन के हिसाब से अगर हम फिलअप करें इलेक्ट्रॉन्स को तो 3 4 5 6, यानी कि मेरे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो क्या शो करते हैं, मैग्नेटिज्म, और S तो मेरा भरा हुआ है। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनपेयर्ड रह गए, ये अपना एक डोमेन बनाते हैं एलिमेंट के अंदर, और ये डोमेन खुद एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जब इसमें हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये सारे डोमेन क्या करेंगे, अपने आप को अलाइन कर लेंगे एज पर द अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब हम मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमने विड्रॉ भी कर लिया तब भी ये डोमेन्स अपने आप को अलाइन करके रखेंगे। एज अ रिजल्ट उनका मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनी रहेगी। सो दे विल मेक बेटर एंड परमानेंट मैग्नेट एज कंपेयर टू फेरी मैग्नेट, क्योंकि फेरी मैग्नेट में डोमेन्स का अलाइन इतना एप्रोप्रिएट वे में नहीं होता है एज पर द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। कुछ अपने आप को अलाइन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो जो नेट डायपोल मूवमेंट क्या होता है वो मैक्सिमम नहीं हो पाता है। तो यहाँ हमारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज में पहला टर्म है एमोर्फस। गिव एन एग्जांपल ऑफ एमोर्फस सॉलिड। अब याद कीजिए दो टाइप के सॉलिड हमने पढ़े थे, एमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड में क्या होता था, जिसमें मेरा जो पैटर्न होता था कांस्टेंट पार्टिकल का वो हर शॉर्ट इंटरवल में चेंज हो जाता था, यानी कि इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर हमें देखने को मिलता था। इसके एग्जांपल जैसे कि रबर हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, ये हो गए एमोर्फस के एग्जांपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज? Under what condition could quartz be converted into glass? अब देखिए ग्लास मेरा क्या है, ग्लास इज माय एमोर्फस, यानी कि इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंजमेंट कैसा देखने को मिलेगा, शॉर्ट रेंज में। वही मेरा क्वार्ट्स क्या है, क्वार्ट्स आर the constant particle in the quartz are arranged in long range order। तो ये मेरे क्या हो गए, क्रिस्टलाइन, ये है मेरे क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ग्लास है मेरा कैसा, एमोर्फस। ओके, अब क्वार्ट्ज को हम ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि क्रिस्टलाइन को हम एमोर्फस सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, क्वार्ट्ज यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट कीजिए और उसको कूल कीजिए रैपिडली, तो हमें क्या मिल जाएगा, एमोर्फस सॉलिड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें कुछ क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, कौन आयनिक है, कौन मेटेलिक एंड मॉलिक्यूलर एंड नेटवर्क में है। देखिए इसमें हम एक एक करके सबको क्लासिफाई कर लेते हैं, जैसे कि आयनिक, और फिर है मेरा मेटेलिक, एंड देन इज मॉलिक्यूलर एंड कोवेलेंट बॉन्डेड, and then is amorphous। चलिए आयनिक में कौन कौन आएगा, अमोनियम फॉस्फेट, यानी अमोनियम फॉस्फेट आ गया, PO4 ये आ गया, और आएगा आपका LiBr, ये दोनों हो गए।
मेटालिक में आएगा ब्रास और आरबी। मॉलिक्यूलर में आएगा P4O10 टेट्रा फॉस्फोरस डेकॉक्साइड और आएगा आपका I2P4। कोवेलेंट में आएगा SiC और नेक्स्ट इज ग्रेफाइट और आपका आएगा सिलिकॉन। अच्छा, एमोर्फस को मैं नीचे लिख देती हूँ क्योंकि ऊपर और जगह बची है नहीं। एमोर्फस में आ जाएगा मेरा प्लास्टिक। कुछ मैंने प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी के वाइल टीचिंग कंटेंट के हिसाब से मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवा दिया है, बट फिर भी हम एक रिवीजन भी कर ले रहे हैं जो हम कर भी चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर? What is coordination number? Coordination number is the number of neighboring atom touching the central atom. अब उसी के बेस पे ये प्रॉब्लम है, what is the coordination number of atoms in cubic closed packed structure? इसमें मैं और एक चीज ऐड कर देती हूँ, FCC। ये CCP है और FCC है, दोनों में ही एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12 and this is actually very important for your board exams। और बॉडी सेंटर्ड में हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 8। Next is, how can you determine the atomic mass of an unknown metal if you know its density and dimension of the unit cell? तो इसके लिए हमें क्या जानना चाहिए, डेंसिटी का फॉर्मूला। सो डेंसिटी का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। अब क्योंकि हम यहाँ पे एटम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे तो मास हम किसका लेंगे, एटम्स का। और एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, यूनिट सेल में, और हर यूनिट सेल में अलग अलग कैपेसिटी होती है एटम्स को होल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे मास के साथ Z भी मल्टीप्लाई होगा। Z स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। अब मुझे क्या दिया हुआ है, डेंसिटी इज गिवन एंड वॉल्यूम इज गिवन, बोथ आर गिवन। तो मुझे निकालना क्या है, मास, और Z तो पता ही रहता है उसमें कि एक यूनिट सेल में अगर उसका स्पेसिफिक पैटर्न बता दिया जाए कि FCC है, HCP है, तो उसमें कितने एटम्स हैं हम बता सकते हैं। तो यहां से हम मास क्या है इजीली निकाल सकते हैं। मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बाय Z। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को भी देख। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेट्स दैट stability of a crystal is reflected in the magnitude of its melting points। इस पे आपको कमेंट करना है, यानी क्रिस्टल की स्टेबिलिटी डिटरमाइन करती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट। तो कलेक्ट कीजिए उनके मेल्टिंग पॉइंट। किसका किसका कलेक्ट करना है, सॉलिड वाटर का, इथाइल अल्कोहल का, डाई इथाइल ईथर का और मीथेन का। और फिर इनको स्टडी करके हमें क्या बताना है, क्या मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करती है उनकी स्टेबिलिटी को। तो पहले मैं आपको इनकी थोड़ी डेटा दे देती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सॉलिड वाटर ले लेते हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 273 केल्विन। उसके बाद है मेरा इथाइल अल्कोहल, इसका मेल्टिंग पॉइंट है नियरली 158.8 केल्विन। फिर है मेरा डाई इथाइल अल्कोहल, इसका मेल्टिंग पॉइंट है अप्रोक्सीमेटली 156.85 केल्विन। एंड लास्ट जो दिया था मीथेन, मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट है अप्रोक्सीमेटली 89.34 केल्विन। तो डेटा से तो ये क्लियर है कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड H2O का है। दैट मीन्स इसके क्रिस्टल ज्यादा स्टेबल है। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन है कि मेल्टिंग पॉइंट उसी का हाई होता है जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई हो। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग होने के वजह से दो H2O मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से इनको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उस बॉन्ड को ब्रेक करके उनको नेक्स्ट स्टेट में लाने के लिए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये मैंने एकदम आपको टेबुलर फॉर्म में प्रीवियस लेक्चर्स में करवाया है। इस क्वेश्चन के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे इस टॉपिक को सर्च कर लीजिए, आपको पूरी अच्छी तरीके से टेबुलर फॉर्म में पॉइंट वाइज डिस्टिंग्विश करके मैंने पूरा करवाया हुआ है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? इन क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी लैटिस पॉइंट आर देयर इन वन यूनिट सेल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस? तो पहला क्वेश्चन है मेरा एफ सेंटर्ड क्यूबिक यानी एफसीसी की बात कर रहे हैं। एफसीसी में कितने लैटिस पॉइंट है? तो रिमेंबर कीजिए, हर यूनिट सेल के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8, और कितने फेसेस होते हैं? 6। तो इस हिसाब से हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स होंगे इसमें? 8 फॉर द कॉर्नर्स एंड 6 फॉर द फेसेस, यानी देयर आर 14 लैटिस पॉइंट। कितने लैटिस पॉइंट होंगे? 14 लैटिस पॉइंट। और दूसरा है मेरा फेस सेंटर ट्राइगोनल। फेस सेंटर ट्राइगोनल में भी मेरा 14 होगा क्योंकि 8 कॉर्नर्स और 6 फेसेस है, 14। बॉडी सेंटर्ड में होगा मेरा 9 क्योंकि पूरे यूनिट सेल के सेंटर में एक ही होगा और कॉर्नर्स मेरे कितने हैं? 8 एंड 1, यानी कि इसमें होगा 9। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज बिटवीन मेटेलिक एंड आयनिक क्रिस्टल हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए भी आप प्रीवियस लेक्चर को एक बार जरूर से देख लीजिए, वहां टैबुलर फॉर्म में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, आयनिक सॉलिड हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। रीजन इज द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो जो पहला पॉइंट है द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज क्या है मेटेलिक और आयनिक क्रिस्टल में? देखिए मेटेलिक क्रिस्टल, ये एग्जांपल है मेटेलिक क्रिस्टल का, जहां पे ये है मेटल जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है और इसी के आसपास क्या होगा? इनके लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। फाइन। अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दिस इज द मेटेलिक। एंड इन आयनिक में क्या होता है? प्लस माइनस, यानी कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और इसमें होगा कैटायंस और एनायंस के बीच में। पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा जो डिसिमिलरिटीज है दोनों के बीच में, ये कंडक्टिविटी के पॉइंट पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनके पास क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो कंडक्टिविटी शो करते हैं बाय द हेल्प ऑफ आयंस। और ये आयंस तभी फ्री होते हैं जब ये मोल्टेन स्टेट में हो या फिर एक्वस स्टेट में हो। सॉलिड स्टेट में ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते हैं। और जो दूसरा पॉइंट पूछा गया है कि आयनिक सॉलिड हार्ड एंड ब्रिटल क्यों होते हैं? आयनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि कैटायन और एनायन बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। एज ए रिजल्ट वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द एफिशिएंसी। देखिए ये काफी बड़ी कैलकुलेशन है, इसलिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को प्रेफर कीजिए, वहां पूरा मैंने डेरिवेशन विद डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 11, 12, 14, 15 और 16 ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। ये जो आपको 11 से लेकर 15 तक आपको मिल जाएगा इन अ लेक्चर विद द नेम आयनिक रेडियस और प्रॉब्लम्स ऑन डेंसिटी एंड पैकिंग। और क्वेश्चन नंबर 16 ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इन लेक्चर नंबर 15 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं ये तो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, और सेमीकंडक्टर का एक्सप्लेनेशन मैंने ऐसे कहा था कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इट लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इन बिटवीन इंसुलेटर। अब इसका जो रेंज था वो मैंने आपसे कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रेंज फिर से देख लीजिए, सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी का रेंज, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है एंड इट इज वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई घुमा फिरा के नहीं। 10 to the power -6 to 10 to the power 4 ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स, ये है सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी का रेंज। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द टू मेन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। दो टाइप के सेमीकंडक्टर है, एन टाइप और दूसरा है पी टाइप। एन टाइप देखिए याद करने का एक ट्रिक है, एन फॉर नेगेटिव, और नेगेटिव कौन है? इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा। पी मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा,
तो मेन चार्ज कैरियर पी टाइप में पॉजिटिव यानी कि होल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए एक कोवेलेंट बॉन्ड कम बना पाता है सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम जो कि ग्रुप 14 का एलिमेंट है, और पी एन टाइप में फॉस्फोरस यानी ग्रुप 15 के एलिमेंट के साथ सिलिकॉन बॉन्ड बनाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें एक्स्ट्रा होता है क्योंकि ग्रुप 15 के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये दोनों का हमने एक्सप्लेन कर दिया। एन टाइप में कंडक्शन होगा इलेक्ट्रॉन के हेल्प से, पी टाइप में कंडक्शन होगा होल्स के हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 18, non-stoichiometric cuprous oxide Cu2O can be prepared in laboratory। यानी कि हम एक नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड लेंगे, दैट मीन्स इसको प्रिपेयर करने के पहले और बाद में इनकी स्टोइचियोमेट्री सेम नहीं रहेगी, ये हमें डिफेक्ट देंगे। इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड से। In this oxide, copper to oxygen ratio is slightly less than 2:1। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, Cu2O में कॉपर का जो Cu प्लस का जो कंसंट्रेशन है, Cu प्लस आयन का, वो स्लाइटली लेस होगा डबल देन कंसंट्रेशन ऑफ O2 नेगेटिव। यानी कि Cu प्लस के कुछ आयन्स रिप्लेस हो जाएंगे Cu प्लस 2 आयन से। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बनी रहेगी, but there will be deficiency of Cu plus ions। अब इसके वजह से क्या हो जाएगा, कुछ लैटिस पॉइंट्स खाली हो जाएंगे, वैकेंट हो जाएंगे और ये कंडक्टिविटी शो करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी हमने डिस्कस कर लिया है, जहां पे हमने फॉर्मूला डिराइव किया था फेरिक ऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट इस पेज में है, दैट इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज बीइंग एन टाइप एंड पी टाइप। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। देखिए इसमें हमने क्या लिया है, फर्स्ट मेरा है, माय फर्स्ट इज कि मैंने गैलियम को डोप किया। अब गैलियम कौन से ग्रुप में है, इट इज फ्रॉम ग्रुप 14, सॉरी इट इज जर्मेनियम, नॉट गैलियम, इट इज जर्मेनियम। ये ग्रुप 14 में है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। इसकी डोपिंग एज ए इम्प्योरिटी इसमें हमको किसको ऐड किया है, इंडियम को। इंडियम है मेरा ग्रुप 13 एलिमेंट, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा, होल विच इज पॉजिटिव इन नेचर। तो ये क्या हो जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर को फॉर्म करेगा। दूसरा क्या है मेरा एग्जांपल, बोरोन। बोरोन मेरे कौन से फैमिली से है बताइए, बोरोन इज फ्रॉम ग्रुप 13, ये ग्रुप 13 का है। तो बोरोन की अगर हमने डोप किससे किया, सिलिकॉन, सिलिकॉन एज इट इज जर्मेनियम ग्रुप 14 से है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा। यहाँ पे कंडक्टिविटी किसके वजह से होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यानी एन टाइप। तो ये आप शॉर्टकट याद रख सकते हैं, N फॉर नेगेटिव, नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव फॉर होल्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी हमने सॉल्व कर लिया था, जहां पे हमें लेंथ ऑफ द साइड निकालना है। चलिए ये वाला हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। इसको मैंने आयनिक रेडियस रेशियो वाले स्लाइड में कवर अप किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, आपको बैंड थ्योरी के ऊपर इसको एक्सप्लेन करना है। तो बैंड थ्योरी एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। बैंड थ्योरी क्या होता है, ये है मेरा एनर्जी लेवल और 2 बैंड्स होते थे, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे जो कि कंडक्टिविटी शो करते थे। वैलेंस बैंड में मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते थे जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में रहते थे। अगर इनको सफिशिएंट फॉर्म में एनर्जी मिल जाती थी तो ये कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके पहुंच जाते थे कंडक्शन बैंड में। सो दिस इज माय कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड में अगर ये पहुंच गए तो ये कंडक्टिविटी शो करेंगे। और ये जो बीच का गैप है इसे कहते थे हम एनर्जी गैप या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये वो गैप है या फिर वो एनर्जी जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को चाहिए कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के लिए।
अब ये बात अगर हम इंसुलेटर क्या करें, इंसुलेटर में ये गैप काफी ज्यादा होता है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो कंडक्टिविटी शो नहीं कर पाते हैं। और अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो इनके बीच का एनर्जी गैप नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी कि थोड़ी सी अगर एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए तो ये कंडक्शन बैंड तक पहुंच सकते हैं। वहीं कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर में वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप कर जाते हैं, इस वजह से इनको कोई एनर्जी नहीं एक्स्ट्रा चाहिए होती है कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाने के लिए वेट करे, वो एनर्जी मिले उन्हें। तो ये हो गया हमारा बैंड थ्योरी के बेसिस पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सबका डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। देखिए ये सारे हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस लेक्चर के प्रीवियस यानी कि लेक्चर नंबर 15 में, जहां पे मैंने इन दोनों के बीच में टैबुलर फॉर्म में डिफरेंशिएट भी कर दिया है, तो वो एक बार चेकआउट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25, this is also discussed. Next is question number 26. ये भी हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर लिया है, फिर भी एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। फेरोमैग्नेटिज्म जो अभी अभी बताया, इसमें जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है एक डोमेन बनाते हैं और डोमेन खुद में एक मिनी मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से ये सारे फील्ड के हिसाब से अलाइन करके खुद को परमानेंट मैग्नेट्स बना लेते हैं। वही पैरामैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्टेड और थोड़े रिपेल भी होते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी नेट डायपोल मूवमेंट आपका फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के बीच में होता है, ना तो ये कंप्लीटली रिपेल करते हैं, ना ही ये फेरो की तरह अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, जो कि कंप्लीटली रिपेल करते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में कंप्लीटली डोमेन्स अपोजिट अलाइन कर देते हैं खुद को एज पर द अप्लाइड डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एंड लास्ट इज 12 to 16 ग्रुप एंड 13 to 15 ग्रुप कंपाउंड्स। ये आपको सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के क्राइटेरिया को बता रहे हैं, जहां पे हम एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते थे। 12th ग्रुप के एलिमेंट्स को डोप किया जाता था 16 के साथ और 13 को 15 के साथ। इस तरीके से हमें एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स मिलते थे। तो ये हो गए हमारे एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स, एक एक करके हमने डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है, ये पूरा चैप्टर हमारा ओवर हो गया है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। बट चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को हिट कीजिएगा, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और आई बटन को क्लिक कीजिए ताकि प्रीवियस लेक्चर के जितने भी आपको कंसेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए। वहां पे सारा प्लेलिस्ट आपको दिया हुआ है, इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिएक्शन ट्यूब बाय संघमित्रा चक्रवर्ती।